स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है। देखिए, ज़्यादातर आप केसेस सुनते होंगे कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 जज थे जिन्होंने फैसला सुनाया, 3 हो गए या फिर मैक्सिमम 5 आप सुनते होंगे। बहुत कम ऐसा होता है कि 9 जजों की बेंच के द्वारा फैसला सुनाया जाता है। यहां पर क्या है कि एक लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के हक में फैसला सुनाया है। एक मामला था जिसमें जो स्टेट्स हैं वो ये कह रहे थे कि अगर हम चाहें तो जो माइनिंग है उसके ऊपर ज्यादा रॉयल्टी लगा सकते हैं। तो मैं आपको समझाऊंगा बेसिकली डिटेल में आगे है क्या पूरे वीडियो के अंदर, लेकिन यहां पर राज्यों की मांग थी कि ये हक हमारे पास होना चाहिए कि जो माइनिंग कंपनीज हैं उनके ऊपर कितना रॉयल्टी लगाना चाहिए। और स्पेशली ये पूरा जजमेंट मैं आपको बता दूं, जो मिनरल रिच स्टेट्स हैं जहां पर माइनिंग होती है, जैसे कोयला हो गया, मेटल्स हो गए, बॉक्साइट है, आयरन ओर हो गया, जहां पर माइनिंग होती है ना जिन राज्यों में, उनके ऊपर काफी ज्यादा ये इंपैक्ट करेगा और उनको बेनिफिट होगा इससे। ये खबर आप देख सकते हो इन 8:1 वर्डिक्ट, मतलब 8 जजों ने स्टेट्स के फेवर में फैसला सुनाया और 1 जज ने सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स स्टेट्स राइट्स ऑन मिनरल टैक्स रॉयल्टी। तो चलो इसको थोड़ा डिटेल से समझेंगे, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं, कल से हमारा जो नया प्रतिज्ञा बैच है इवनिंग का, मतलब हर रोज शाम 6 बजे क्लास होगी। कल से ये स्टार्ट हो रहा है हमारा यूपीएससी जीएस फाउंडेशन बैच, मतलब 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और कंप्लीट प्रिपरेशन आपको चाहिए, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू वो आप ले सकते हैं, वो सब कुछ आपको मिलेगा ही। लेकिन स्पेशल बात इसमें यह है प्रतिज्ञा बैच में कि अगर आपका 2025 का प्रीलिम्स भी क्रैक हो जाता है तो यहां पर पूरा फीस आपका रिफंड कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये प्रतिज्ञा बैच ये आखिरी वाला बैच होगा, उसके बाद से नॉर्मल बैच विदाउट रिफंड वाला लॉन्च किया जाएगा। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे को, मतलब कल ही जो है, स्टेट गवर्नमेंट के हक में फैसला सुनाया है और कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट हैज राइट टू लिवाई रॉयल्टी ऑन मिनरल बेयरिंग लैंड। देखो, थोड़ा सा मैं आपको समझा भी देता हूं कि रॉयल्टी होता क्या है। रॉयल्टी बेसिकली मैं आपको अगर एग्जांपल से समझाऊं, जैसे कि मान लीजिए अगर आपने कोई एक गाना बनाया, ठीक है, और वो गाना अगर कोई सिनेमा हॉल प्ले करना चाह रहा है या फिर कोई मूवी में प्ले करना है, तो यहां पर ऐसा तो है नहीं कि वो अपने आप कर सकते हैं, तो आपसे परमिशन लेनी होगी। तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर रॉयल्टी लगा दोगे। आप कह दोगे उस मूवी को या फिर सिनेमा हॉल को कि देखिए मुझे 1 लाख रुपए चाहिए अगर आप इसको प्ले करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो होता है रॉयल्टी, कि मतलब आपके पास कोई एसेट है और कोई दूसरा उसका इस्तेमाल करना चाह रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आप एक तरह से कोई फीस चार्ज करते हो, तो दैट इज रॉयल्टी। तो क्या है ना कि हमारे देश में बहुत से मिनरल रिच स्टेट्स हैं, जैसे उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहां पर काफी सारी माइनिंग होती है। नीचे अगर आप देखिए कर्नाटका हो गया, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं। तो अभी तक क्या होता आ रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक यूनिफॉर्म रेट लगा देती थी। जैसे कि मान लो अगर मैं कहूं आयरन ओर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया कि यहां पर सिर्फ 5% रॉयल्टी लगेगा, चाहे आप किसी भी राज्य के अंदर जो है माइनिंग कर रहे हो। और वो जो 5% रॉयल्टी है वो किसके पास जाएगी, वो उस राज्य को जाएगी, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पर राज्यों का यह कहना था कि देखिए रॉयल्टी कितना लगाना है वो फैसला हमारा होना चाहिए। जैसे मान लो अगर कर्नाटका गवर्नमेंट कहती है कि हमें इसके ऊपर 10% रॉयल्टी लगानी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन होती है हमें बोलने वाली। अगर मान लो झारखंड कहता है कि हम इसके ऊपर 15% रॉयल्टी लगाना चाहते हैं, तो हम लगाएंगे यहां पर। तो इसी को लेकर पूरा एक्चुअली विवाद था यहां पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ और कहना था और जो राज्य सरकारें हैं उनका कुछ और कहना था। और ये जो पूरा केस गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इसका नाम देख लीजिए, मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। और यहां पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि 9 जजों की ये पूरी बेंच बैठी थी, जो कि 8-1 के स्प्लिट फैसला सुनाया गया है। मतलब 8 जजों ने राज्यों के हक में फैसला दिया है कि हां, राज्य चाहे तो यहां पर जितना रॉयल्टी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, मतलब ये हक राज्य को मिलना चाहिए। और आप देख सकते हैं यहां पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़, वो हेड कर रहे थे इस पूरे बेंच को। और उसके अलावा और भी कई सारे जज हैं, मतलब टोटल 8 ये जज हैं जिन्होंने राज्यों के हक में फैसला सुनाया। और इसमें से एक जो जज हैं BV नागरत्ना, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के हक में फैसला सुनाया। दैट इज वाई 8:1 का स्प्लिट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन अब पहला ये आपके मन में आना चाहिए कि आखिरकार ये मामला है क्या, कब से चल रहा है ये मामला, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कैसे। देखो एक्चुअली क्या है, 3 दशक पहले, एग्जैक्टली अगर मैं आपको डेट बताऊं तो 1989 में ये
मामला सामने आया था। 1989 में बेसिकली क्या था कि एक मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में और ये था बेसिकली डिस्प्यूट बिटवीन तमिलनाडु गवर्नमेंट एंड इंडिया सीमेंट्स। यहां पर क्या है कि जो इंडिया सीमेंट्स है उन्होंने एक माइनिंग का लीज लिया था तमिलनाडु सरकार से और उसके ऊपर एक रॉयल्टी वो लोग पे कर रहे थे। तो चलिए चीजें ठीक चल रही थी कि इंडिया सीमेंट ने तमिलनाडु के अंदर वहां की सरकार से एक माइनिंग के लिए लीज ले लिया 10 साल के लिए 15 साल के लिए कि वहां से जो भी हम माइनिंग करेंगे वो हमारा होगा और उसके ऊपर एक पर्टिकुलर परसेंटेज रॉयल्टी जाती थी 5-10 जो भी परसेंटेज है वो तमिलनाडु सरकार को चली जाती थी। तब अचानक से क्या होता है कुछ समय के बाद जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है वो रॉयल्टी के ऊपर एक सेस लगा देती है। देखो सेस क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप 1 करोड़ का टैक्स पे कर रहे हो और उसके ऊपर बोल दिया गया कि आपको 10% सेस लगेगा, मतलब जितना आप टैक्स पे कर रहे हैं ना उसका 10% मतलब 10 लाख रुपए और यहां पर पे करने पड़ेंगे। इसको हम सेस कहते हैं। तो यहां पर जब एक्स्ट्रा सेस लगाया गया रॉयल्टी के ऊपर तो इंडिया सीमेंट ने यह कहा कि देखिए राज्य सरकार के पास इसका हक नहीं है क्योंकि यहां पर जो टैक्स लगाया जा रहा है रॉयल्टी के ऊपर ये राज्य सरकार के अंडर में नहीं आता है और इसी की वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। और उस समय देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था और वो 7 जजों की बेंच थी जो 1989 का फैसला सुनाया गया था वो 7 जजों की 7 जजेस की बेंच थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि देखिए रॉयल्टी जो है वो एक टैक्स होता है। ध्यान से समझिएगा उस समय 1989 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जो रॉयल्टी होता है ना वो एक टैक्स होता है और टैक्स लगाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है। जो यूनियन लिस्ट आपने देखा होगा ना उसके अंडर में आता है। तो इसी की वजह से यह फैसला उस समय गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के पक्ष में। लेकिन अगेन क्या होता है 15 साल के बाद 2004 में एक और छोटे बेंच के द्वारा फैसला सुनाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और यह मामला था बंगाल गवर्नमेंट और एक माइनिंग कंपनी के बीच में। तो उस समय क्या था कि 2004 में जो सुप्रीम कोर्ट की एक छोटी बेंच ने फैसला सुनाया था उसमें उन्होंने यह कहा कि 1989 का जो फैसला था ना वो टाइपोग्राफिकल एरर था उसके अंदर। मतलब टाइपोग्राफिकल एरर क्या था यहां पर 1989 के वर्डिक्ट में जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था रॉयल्टी इज अ टैक्स, इसमें एक्चुअली थोड़ा सा टाइपोग्राफिकल एरर हो गया था, मतलब टाइप करने में एरर हो गया था। इसका एक्चुअल मतलब होना चाहिए सेस ऑन रॉयल्टी इज अ सेस टैक्स, मतलब जो सेस होगा रॉयल्टी के ऊपर वो एक तरह से टैक्स है। तो इसकी वजह से जो 1989 का फैसला था वो 2004 के जजमेंट के द्वारा पलट दिया गया और इसीलिए पूरा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि आखिरकार कौन से जजमेंट को माना जाए। और अल्टीमेटली इसीलिए क्या होता है कि अभी यहां पर मामला चला जाता है इस समय जो चीफ जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़ के पास और क्योंकि 1989 का फैसला 7 जजों की बेंच के द्वारा था इसी की वजह से इसको ज्यादा जजों की बेंच के द्वारा फैसला सुनाया जाना था। तो इसीलिए 9 जजों की बेंच बनाई गई और फाइनली अब जाकर फैसला आया है। तो यहां पर फैसले में क्या बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, फैसले में यह कहा गया है कि रॉयल्टी जो है वो टैक्स नहीं होता। मतलब देखिए टैक्स लगाने का अधिकार किसका है ये तो हम सबको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि रॉयल्टी जो है वो टैक्स नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि रॉयल्टी कौन लगा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है। इसीलिए यहां पर जो चीफ जस्टिस हैं और जो 8 जजों ने उनके हक में फैसला सुनाया स्टेट गवर्नमेंट के, उन्होंने कहा है कि देखिए पार्लियामेंट डज नॉट हैव पावर टू टैक्स मिनरल राइट्स अंडर एंट्री 50 लिस्ट 1। जो आपको पता है ना जो 3 लिस्ट है, मतलब लिस्ट 1 राज्यों की लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, तो जो यूनियन लिस्ट है उसके अंदर जो है टैक्स लगाने का अधिकार तो भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है लेकिन रॉयल्टी लगाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है और इसी की वजह से ये हक राज्यों को जाना चाहिए। इनफैक्ट यहां पर एक एक्ट है आपने सुना होगा MMDRA, दैट इज माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, उसमें भी ये नहीं लिखा हुआ है कि यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट वो रॉयल्टी जो है लगाएगी। लेकिन यहां पर जो मैंने आपको बोला ना कि 8 जजों ने यह फैसला सुनाया लेकिन जो एक जो जज हैं जस्टिस नागरत्ना उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के पक्ष में फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही राज्य अगर अपना अपना रॉयल्टी लगाने लगेंगे अलग अलग तो इसकी वजह से अनहेल्दी कंपटीशन हो जाएगा देश के अंदर। यहां पर जो नेशनल मार्केट है मिनरल्स का वो एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, इसकी वजह से जो फेडरल सिस्टम है वो ब्रेक डाउन हो सकता है। ये जस्टिस नागरत्ना का ऐसा कहना था। खैर यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या आर्गुमेंट आया मैं बता दूं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर बोला कि देखिए इस तरह का जो टैक्स या फिर रॉयल्टी जो भी कुछ है ये सब कुछ पार्लियामेंट के पास ही होना चाहिए इसका हक। यहां पर उन्होंने कहा कि अगर
इसी तरह से अगर राज्य सरकार टैक्स लगाएंगी, रॉयल्टी लगाएंगी, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल टैक्स होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपोज कर रहा था, क्योंकि उन्होंने ये भी चीज बोला कि देखिए 1989 के पहले क्या होता था कि कुछ राज्य 300% रॉयल्टी लगा देते थे, 500 कोई परसेंट लगा लेते थे। तो इसकी वजह से यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ये हक सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास लिया, और इसी की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हक है कि कैसे लगाया जाए। लेकिन जो भी है, आई होप आप समझ गए होंगे कि ये जो फैसला है वो राज्यों के पक्ष में सुनाया गया है। खैर, इस पूरे जजमेंट का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है, लेट मी टेल यू। इसका फार रीचिंग इंपैक्ट होगा, और ऑब्वियस सी बात है जो मिनरल रिच स्टेट्स हैं उनको काफी फायदा होगा। अब देखिए यहां पर एक और चीज है कि ये जो फैसला सुनाया गया है ना, इसके बाद जो एडवोकेट्स हैं, जो वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से एक और चीज पूछा कि देखिए आपने फैसला तो सुना दिया राज्यों के हक में, लेकिन क्या ये जो फैसला है क्या वो प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा कि रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा? आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं। राज्य सरकार पिछले कई वर्षों से डिमांड कर रही है इन माइनिंग कंपनी से कि हमें और ज्यादा रॉयल्टी दो, लेकिन क्योंकि अभी तक रॉयल्टी सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही थी, तो इसकी वजह से मिनरल कंपनीज क्या कह रही थी कि नहीं देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रॉयल्टी लगाया, आप नहीं लगाओगे। तो अब क्या है कि मान लो अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये वाला जो टैक्स है 2005 से लग जाएगा, मतलब पिछले 20 साल का जो रॉयल्टी है वो माइनिंग कंपनीज को राज्यों को देना पड़ेगा, तो ये माइनिंग कंपनीज के लिए बहुत बड़ी नेगेटिव खबर हो सकती है अगर ये रेट्रोस्पेक्टिवली लगाया गया। अगर प्रोस्पेक्टिवली लगाया गया तो प्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जिस दिन फैसला आया है उस दिन से ये फैसला लागू होगा। तो उसकी जो सुनवाई है वो एक्चुअली वेडनेसडे को की जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या कहता है। लेकिन अल्टीमेटली देखना होगा। लेकिन ओवरऑल देखिए यहां पर एक डाउन साइड रिस्क, कई सारे एक्सपर्ट्स का यह कहना था कि इसकी वजह से क्या है ना कि देश के अंदर अनइवन डेवलपमेंट हो सकता है। मतलब जो मिनरल रिच स्टेट हैं, कुछ स्टेट क्या करेंगे, ज्यादा टैक्स लगा सकते हैं, रॉयल्टी लगा सकते हैं, कुछ कम रॉयल्टी लगा सकते हैं। तो जिसकी वजह से यहां पर जो माइनिंग कंपनीज है उनको देखना होगा कि वो किस राज्य में जाएं, कहां जाएं, और इसकी वजह से एक अनइवन डेवलपमेंट हो सकता है मिनरल रिच स्टेट में। खैर जो भी है, आपका क्या सोचना है इस पूरे मामले को लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा, क्योंकि कल से ये काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा था। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो देश का पहला यूरेनियम माइन ये कौन से जगह पर लोकेटेड है? आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, प्रतिज्ञा बैच लेना चाहते हैं, जीएस फाउंडेशन बैच, जिसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिलती है, इनफैक्ट 18 यूपीएससी के बुक्स आपके घर तक डिलीवर किए जाते हैं, तो ज्वाइन करिए बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।